Hello. Yes, today's topic is uh, the Public Service Commission. अभी तक जो हमने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो आपकी सर्विसेज हैं, वो यूनियन के अंडर भी हैं, स्टेट सर्विसेज भी हैं, कैसे एक सिविल सर्वेंट्स को हटाया जा सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या है, एक्सेप्शंस क्या हैं, आर्टिकल 311 में वो जो तीन जो स्पेशल सिचुएशंस थी, कन्विक्शन और क्रिमिनल चार्जेस, जहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि एक इंक्वायरी प्रैक्टिकल रीजनेबल प्रैक्टिकेबल नहीं हो सकती अभी एज ऑफ नाउ, और गवर्नर और प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन एंड इंटरेस्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स। और मैंने जेएंडके का रिसेंटली वो तीन एग्जांपल उठाए थे। तो विद दिस वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आपका जो आर्टिकल 315 से स्टार्ट होकर और ये आपका चलेगा 323 तक। तो आपका जो आर्टिकल 315 से लेके और 323 तक, 315 टू आर्टिकल 323, तो यहां तक आपका जो है वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन ये डील करते हैं। अभी ऑब्वियसली है कि जब सबसे बड़ा जो रिक्रूटर है वो आपका गवर्नमेंट एस्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को क्लास ए बी सी रिक्रूट करती है, ऐसे ही सारी स्टेट्स गवर्नमेंट को भी अपनी जो फंक्शंस हैं वो ऑब्वियसली थ्रू डिपार्टमेंट्स थ्रू इट्स एम्प्लॉइज डिस्चार्ज करने हैं। तो एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो वैकेंसीज निकलती रहती हैं, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और आप नोटिफिकेशन देखते रहते होंगे। हाँ, आज के दिन गवर्नमेंट सर्विसेज कम जरूर हो रही हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर स्पेशली आफ्टर 1991 के बाद जो एलपीजी आपका लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ, हाँ, तो उस केस में जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो भी पैरेलली बढ़ रही है। लेकिन इनिशियली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसमें स्टेट जो थी वही सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर, सबसे बड़ी एजेंसी होती थी। तो इसलिए अपने आप में जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो बड़ी प्रेविसिस और जो उनके साथ जो इंपॉर्टेंस अटैच, एक सोशल ऑरा पावर वो जो अटैच है, तो दैट मेक्स द गवर्नमेंट सर्विसेज क्वाइट डिफरेंट एट हायर फुटिंग। हो सकता है कि जो टेक्निकल जो एम्प्लॉइज हैं लाइक योर आईआईटीएंस, द डॉक्टर्स, दे मे नॉट प्रेफर द गवर्नमेंट सर्विसेज, but below that level almost substantially students like to get to the government jobs। यहां पर अब हम बात करेंगे कि आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, देखिए इसके एक बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूं मैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ। फिर उसको क्या है कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया एज ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपका, वो 1935 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, राइट। तो यहां पर आपका फिर उसके बाद जब देन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद फिर इसका नाम रखा गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका रखा गया और ये आपका दिल्ली बेस्ड है। सेम वे आपके स्टेट्स में भी कमीशंस बनाए गए। तो सेम वे आपका स्टेट्स में कमीशन बनाए गए, तो हर स्टेट्स का अपना एक कमीशन होता है। दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में मिलकर आपके एक कमीशन बना सकते हैं, जिसको हम ज्वाइंट कमीशन बोलते हैं। तो इस तरीके के मैकेनिज्म में जो सर्विस रिक्रूटमेंट एजेंसी है बेसिकली कमीशन देखा जाए, तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक स्टैंडर्ड बने, इसलिए एक टेक्निकल जो चीज है, टेक्निकल एजेंसीज है, उसकी रिक्वायरमेंट है। और आपको पता होगा जब हमने सर्विसेज का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स देखी थी, तो उसमें बताया गया था कि इवन जो पावर आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स ने सजेशन किया था कि सर्विसेज में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केस ऑफ द सर्विसेज अंडर यूनियन, और इन केस ऑफ द स्टेट सर्विसेज टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये उनको पावर देनी चाहिए। हालांकि वो बाद में पास नहीं हुआ और दैट मैटर वाज लेफ्ट विद द यू कैन से द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओनली। हाँ, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसल्टेटिव बॉडी है, रिक्रूटमेंट बॉडी है, और ये स्टेट को या यूनियन को रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन और डिसिप्लिनरी मैटर्स में असिस्ट करती हैं, एडवाइस करती हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अब हम बात करेंगे आपका आर्टिकल 315। अब देखिए जो आपका आर्टिकल 315 है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। अगर कोई बात करता है कि यूपीएससी कहां पर, कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूट होता है, यूपीएससी भी आपका आर्टिकल 315। यहां पर ये बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, यानी आर्टिकल 315, देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द
यूनियन एंड पब्लिक सर्विस। तो आपका जो यूपीएससी है वो यहां पर आर्टिकल 315 कहता है, और अपना सपोज हरियाणा की बात करें तो एचपीएससी या आरपीएससी, आपके जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपके आर्टिकल 315 के थ्रू बनते हैं। अगर आपका ये बात होती है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स एग्री करते हैं और एक अपना ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपका क्लॉज 2 में है, और ये जो पहले वाले मैंने बात की थी क्लॉज 1 में है। तो इस तरीके से आपका ज्वाइंट कमीशन भी हो सकता है आपका दोनों उसका, लेकिन इसके लिए जो है रिस्पेक्टिव स्टेट्स अपने लेजिस्लेचर में पास करेंगे और फिर पार्लियामेंट से उसको अप्रूव कराएंगी। ऐसे ही आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर यूपीएससी को कोई गवर्नर रिक्वेस्ट करता है कि वो जो स्टेट्स की कुछ सर्विसेज की अपॉइंटमेंट यूपीएससी में, आपको सिंपल अगर आपका हरियाणा गवर्नमेंट ऐसी को रिक्वेस्ट करती है यूपीएससी से कि जो हमारी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम आप कंडक्ट करा दीजिए, या तो हमारा फंक्शन हमारा कमीशन है वो डिफंक्ट है या कोई और अदर रीजंस हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी पहले, राइट। और एक बार ऐसा हुआ भी था, आई थिंक कांग्रेस गवर्नमेंट, हुड्डा गवर्नमेंट ने एक बार रिक्वेस्ट भी किया था यूपीएससी को, अप्रोच किया था कि वो आपके जो एचपीएससी की जो कुछ अपॉइंटमेंट है स्पेशली आपका सिविल सर्विस वो कंडक्ट करा, लेकिन यूपीएससी ने मना कर दिया था उसमें। यहां पर अब आपकी बात आती है कि आर्टिकल 316, आर्टिकल 316 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स। अब उनकी जो अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑफिस के बारे में जो आर्टिकल बात करता है 316 बात करता है, वो governor and the chairman and the other members of the public service commission shall be appointed in case of the union commission or a joint commission by the president। यानी आपका जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है और या जो मेंबर हैं आपके, या ज्वाइंट कमीशन जो हो अगर है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का, तो उस केस में इन दोनों की जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे। और जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आपका एचपीएससी है, आपका आरपीएससी है, केपीएससी है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये आ गया होगा। और उसमें इसके अलावा आपका जितने भी मेंबर्स अगर बनाने हैं, जितने भी मेंबर्स बनाने हैं, तो उसमें से कम हाफ जो मेंबर हैं आपके, वो कम से कम उनकी सर्विस 10 इयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 10 इयर्स होनी चाहिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी काफी काबिल लोग आने चाहिए। और अगर यहां पर ऐसा हो जाता है कि 1963 में इसमें एक अमेंडमेंट करते हैं कि अगर चेयरमैन की जो पोजीशन है ऑफिस खाली हो जाता है ड्यू टू डेथ या रेजिग्नेशन वट एवर यू कैन से, तो उस केस जब तक फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होते नए चेयरमैन की, तो यहां पर प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द यूपीएससी और द ज्वाइंट कमीशन, वो प्रेसिडेंट किसी मेंबर को ड्यूटी दे देंगे, एज ए ऑफिशिएटिंग चेयरमैन की ड्यूटी करेगा वो मेंबर। और ऐसे केस में अगर स्टेट कमीशन के बारे में तो गवर्नर उसमें ऐसी ऑर्डर करेंगे। अभी इनका जो टेन्योर है, ये बहुत क्वेश्चन आता है इसके बारे में, अगर आपको टेन्योर कितना लंबा है, यानी एक आपका मेंबर बना दिया या चेयरपर्सन बना दिया, तो उनका टेन्योर कितना है, तो उनका जो टेन्योर होगा वो आपका 6 इयर्स होगा आपका चेयरपर्सन का और मेंबर का। और एज होगी आपकी 65 तो आपकी होगी आपकी इसमें यूपीएससी में, और 6 इयर्स और द 65। तो आपको देखना कि विच एवर इज अर्लियर, जो सबसे पहले अगर कोई बंदा सपोज मान लिया 55 की एज में लग जाता है, तो उसको 6 ईयर और जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा 61। तो इसका मतलब नहीं कि वो 65 तक कंटिन्यू करेगा, वो 61 पे ही रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसने 6 ईयर पूरे कर लिए। तो विच एवर इज अर्लियर, अगर कोई बंदा 62 की एज में यूपीएससी में मेंबर या चेयरपर्सन बनता है, तो वो अगर 6 ईयर के हिसाब से ऐड करें तो उसको 68 में होगा वो, लेकिन यहाँ 65 कहता है तो वो 3 साल में ही रिटायर हो जाएगा। तो यानी विच एवरेज 6 इयर्स पहले होते हैं या 65 इयर्स की एज पहले आती है, तो विच एवरेज अर्लियर वो तो वहां पर रिटायर हो जाएगा। ऐसा ही आपका अगर मैं बात करता हूं
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जैसे अगर मैं बात करता हूं एचपीएससी की या आरपीएससी की, तो यहां पर जो मेंबर्स होंगे वो 6 इयर्स होंगे या 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ तो इसमें भी ऐसा ही है, तो सॉरी 62, तो यहां पर वो 62, अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर सपोज 60 इयर्स में अगर वो चेयरपर्सन या कमीशन लगता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही कर पाएगा, क्योंकि वो उससे पहले 6 इयर्स करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 62 की एज में पहुंच जाएगा एंड ही विल गेट रिटायर्ड। तो ये आपका 65 आपका यूपीएससी में है, और आपका 62 आपका जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में या आपका ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो यहां पर एज जो है रिटायरमेंट की 62 है। और अब बारी आती है रेजिग्नेशन की, और आप उसको जो भी मैंने बताया है कि 6 इयर्स को कैसे याद रख सकते हैं, कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आर्टिकल 316। तो आप इस तरीके से 6 to 6, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। अभी बारी आती है रेजिग्नेशन की। अगर आपको अगर किसी मेंबर को या चेयरपर्सन को रेजिग्नेशन देना है, तो रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो अपने राइटिंग में देंगे, राइटिंग में लिखेंगे। अगर वो यूपीएससी या ज्वाइंट जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है आपका, तो ये तो दोनों इनके चेयरपर्सन मेंबर तो देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है तो वो देंगे गवर्नर को। तो आई होप इससे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किसको कहां रेजिग्नेशन देना है, कैसे देना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है, ये है आपका आर्टिकल 317। तो ये बात करता है रिमूवल की। तो यहां पर जो रिमूवल कैसे हटाया जा सकता है किसी मेंबर को, चेयरपर्सन को या मेंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी को कैसे हटाया जा सकता है, तो इनके देखिए इसमें आपके 2 क्लॉज हैं। आर्टिकल 300 जो आपका 17 है, आपका जो 17 है वो आपका ये 317 क्लॉज 1, इसमें तो आएगा मिसबिहेवियर। अगर वो मिसबिहेवियर में इन्वॉल्व है, और आपका आर्टिकल 317 क्लॉज 3 में आता है, उसके 3 ग्राउंड्स हैं। 3 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, पैसे का काम करना शुरू कर देता है, अपने काम में ध्यान नहीं दे रहा है, या इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वो उसकी बॉडी वीक हो गई है, या इन्फर्मिटी ऑफ माइंड, यानी वो इनकैपेबल हो गया है, एक यू कैन से इनकैपेबल हो गया है, वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। तो ये जो 3 ग्राउंड्स जो मैंने ये बताए हैं, इसमें तो क्या है कि वो सीधा का सीधा प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है यूपीएससी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और ऐसे ही स्टेट में आपका गवर्नर कर सकता है। लेकिन अब सारा जो टेक्निकल है, जो ऊपर वाले का मिसबिहेवियर का, ये है टेक्निकल जो आपको ज्यादा जिस पे फोकस करना है। तो इसमें जो आपका आर्टिकल 317 क्लॉज 1 में जो बता रहा हूं मिसबिहेवियर का, इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंसेस भेजेंगे मेमोरेंडम के जो भी एलिगेशन लगे हैं उनके आपके यूपीएससी के मेंबर या चेयरपर्सन या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के अगेंस्ट, कि they were indulged in some corruption activities or doing favor to some candidate, or some inquiry has found or some evidences are there। तो वहां पर ये सुप्रीम कोर्ट में जो आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, और 1.5 में जो रूल्स प्रोसीजर बता रखा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वैसे तो आर्टिकल 143 में होता है, लेकिन जो उसके रूल्स हैं वो आर्टिकल 145 में है। तो वहां पर जो प्रेसिडेंट है ये सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, और सुप्रीम कोर्ट फिर जो क्या है, जो उसका प्रोसीजर है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आती है वो फिर प्रेसिडेंट के वापस आती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो सही है कि यस दे वर इन्वॉल्व्ड इन सच काइंड ऑफ मिसबिहेवियर, तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो उनको रिमूव कर देगा, मेंबर्स को, चेयरपर्सन को, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा ही काम एचपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हो, तो उस समय क्या करता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को लिखते हैं
फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रेसिडेंट फिर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में लिखते हैं और फिर ऐसे रिपोर्ट आ जाती है, और जैसे ही प्रेसिडेंट इसका रेफरेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, तो गवर्नर के पास 4 टाइम ये पावर है कि वो एचपीएससी के मेंबर यानी स्टेट पॉलिसी कमीशन के जो मेंबर्स को है उनको सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड कर सकता, ताकि वो और ज्यादा गलत जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, कोई और फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अभी चल रहा है उसमें कोई और टेम्परिंग ना कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रिकॉशनरी जो है ये स्टेट के गवर्नर को पावर भी दे रखी है कि इवन सस्पेंड भी कर सकते हैं। और मैं इसको लगे तो आपको बता देता हूं कि ऐसा एक केस हुआ है, ये 2004 की बात है। मैं आपको बताऊं 2004 में ये एक हरियाणा का ही केस है, उसमें जो गवर्नर थे, इसमें क्या हुआ था कि ओम प्रकाश चौटाला साहब, तो चौटाला साहब ने क्या किया था कि 5 जुलाई से लेके और 15 दिसंबर 2004 यानी जब उनकी टर्म खत्म होने वाली थी, जस्ट इलेक्शन का नोटिफिकेशन, उससे पहले जो एचपीएससी के जो मेंबर्स थे वो उन्होंने 8 चेयरपर्सन प्लस ये 8 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कर दी थी, और उस समय जो एचपीएससी के जो चेयरमैन थे वो एमएस सैनी थे। तो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, और ये क्या हुआ कि AR किदवई साहब जब हरियाणा के गवर्नर थे, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, हरियाणा गवर्नर ने लिखा प्रेसिडेंट को रेफरेंस के लिए, और वो रेफरेंस एक्सेप्ट हो गया था, और फिर गवर्नर ने पूरे एचपीएससी के 1+8 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया। और फिर ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो 145 के तहत जो प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग आई थी वो यही आई थी कि यस, जो आपका ये जो सस्पेंशन था, जो सस्पेंशन किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, ये वैलिड है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी इसमें रेगुलेटरीज पाई गई। द पर्सन्स होल्डिंग सच हाई ऑफिसेज वर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले इम्पेकेबल इंटीग्रिटी। एक तो जो मेंबर्स हैं उनकी इम्पेकेबल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, पर्सनल रेक्टिट्यूड होना चाहिए, चार्जेज ऑफ रेगुलेटरीज और मिसकंडक्ट ब्रॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट वर फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। और जो चार्जेस लगे, जो चार्जेस लगाए थे हरियाणा गवर्नमेंट ने कमीशन के मेंबर्स के, वो बिल्कुल सही पाए गए सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के द्वारा। और टेम्परिंग, जो उस समय एचसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें आपकी टेम्परिंग की गई मार्क्स के साथ, ये आपकी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी आई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी आई मधुबन से, और मार्क्स के साथ टेम्परिंग की गई, और जहां पर 0 था किसी कैंडिडेट का, तो वहां पर उसको 8 बना दिया, 8 जिसका था पहले तो उसको कमल का फूल बना दिया। तो इस तरीके की टेम्परिंग मिली उसमें। और ये ऐसा भी देखा गया कि जब कमीशन के मेंबर्स के अगेंस्ट विजिलेंस इंक्वायरी चलाई गई हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, तो विजिलेंस को कोई भी इन्होंने रिपोर्ट फर्निश नहीं किया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये काफी इसमें टेम्परिंग की गई, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनके सस्पेंशन को वैलिड ठहरा गया, और जैसे ही ये रिपोर्ट आई फिर इनको जो है प्रेसिडेंट ने रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका ये जो प्रेसिडेंट आपको रिमूव करेगा, लेकिन सस्पेंशन गवर्नर भी कर सकता है चेयर पर इसके कमीशन के मेंबर्स को और चेयरपर्सन को। आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया है। इसमें कोई आप लोगों को इश्यू तो होना नहीं चाहिए, आई होप सो। फिर भी अगर कोई इश्यू है तो आप बता दीजिए मेरे को, मैं इसमें आप लोगों को और बता देता हूं। अब देखिए, जो एक इनका अभी नेक्स्ट देखते हैं, चेयर आर्टिकल 318, आर्टिकल 318 जो है वो क्या कहता है, द पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर्स एंड द स्टाफ ऑफ द कमीशन। देखिए, इसमें जो यूपीएससी है या ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसके जो रूल्स जो बनेंगे, वो जो रेगुलेशन जो बनेंगे, वो आपके प्रेसिडेंट बनाएंगे, और जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा उसके गवर्नर रूल बनाएंगे आपके। ठीक है ना, वो डिटरमाइन करेंगे कितने मेंबर्स होंगे कमीशन में, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होंगी सर्विसेज की। हाँ, ये खास बात है, प्रोवाइडेड द कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉलिसी शैल नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज। तो यानी इनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर नहीं लगेगी, आर्टिकल 311 वो 310 जो मैंने बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इनके ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि इनका टेन्योर फिक्स है 6 ईयर्स। हाँ, उनको रिमूव तो किया जा सकता है, जो हमने लास्ट आर्टिकल 317 में जो पढ़ा था, अदरवाइज कोई भी कंडीशन उनके एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद उनके डिसएडवांटेज नहीं की जा सकती। अभी इसमें हम देखते हैं कि आपका
जो आर्टिकल इसमें अब 317 आपका हो गया। 318 देखते हैं अभी हम। 318 क्या कहता है? 318 ओके हो गया है। अभी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आ जाता है। ये वैसे आज का जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल तो नहीं है इतना, लेकिन ये फैक्चुअल ज्यादा है और ये कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बता रखा है कि क्या जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो अपना टर्म पूरा करने के बाद क्या क्या होल्ड नहीं कर सकते, कैसे कैसे उनकी मूवमेंट हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं ये आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जैसे आपका यूपीएससी है, यूपीएससी का जो चेयरपर्सन होगा और आपका जो मेंबर्स होगा। देखो, जो यूपीएससी का चेयरपर्सन है वो तो अब समझ लो उसने तो, चेयरमैन ने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब वो कुछ नहीं कहीं लग सकते। भाई सबसे बड़ा कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप उसके चेयरपर्सन रहिए, आप घर जाइए और आप आराम कीजिए, अपने सिर्फ एडिटोरियल पेजेस अपने अच्छे अच्छे अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कीजिए। हाँ, जो मेंबर्स हैं आपके, जो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, वो क्या है कि आपके वो चेयरपर्सन बन सकते हैं। चेयरपर्सन बन सकते हैं किसके? आपके यूपीएससी के, क्योंकि अभी तक तो वो उसके मेंबर हैं, तो एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं यूपीएससी में। या चेयरपर्सन, वो चेयरपर्सन बन सकते हैं किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो यानी जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ चेयरपर्सन जा सकते हैं। ठीक है, ये कहानी है। अब आ जाइए जी, हम मान लिया आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मान लिया सपोज एचपीएससी के मेंबर की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी दो चीजें होंगी, चेयरपर्सन और मेंबर्स। तो यहाँ पर अभी मैं चेयरपर्सन की बात करता हूं। तो चेयरपर्सन जो है आपके, चेयरपर्सन कहां कहां जा सकते हैं? तो जो इसके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन है, वो भाई साहब चेयरपर्सन जा सकते हैं, और आपके मेंबर जा सकते हैं। किसके जा सकते हैं बोला? यूपीएससी के। यूपीएससी तो अपर बॉडी है ना, तो उसका तो चेयरमैन है, तो यहाँ का वो चेयरमैन भी जा सकता है, और उसका वो यूपीएससी के, क्योंकि प्रोटोकॉल में भी यूपीएससी के चेयरपर्सन मेंबर ऊपर आते हैं। तो ये चेयरपर्सन भी जा सकता है, मेंबर भी जा सकता है, जो एचपीएससी का चेयरमैन हो। तो यूपीएससी में इसका रास्ता खुला है अभी। और जो इसके आपके दूसरे जो मेंबर्स हैं आपके, जो मेम हाँ, देखिए आप, द चेयरमैन और द स्टेट पॉलिसी शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट चेयरमैन और अदर मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी और एज द चेयरमैन ऑफ द अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये यहां पर आपका जो किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन जा सकते हैं, सिर्फ चेयरपर्सन, मेंबर नहीं जाएंगे दूसरे स्टेट में। ये हो सकता है कि हरियाणा में एचपीएससी का जो कोई आपका चेयरपर्सन है, वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरपर्सन जा सकता है, लेकिन यहाँ का चेयरमैन वहां दूसरी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर नहीं जा सकता, यानी एक प्रकार से उसका स्टेटस डाउन पे नहीं जा सकता। अभी बारी आती है आपके मेंबर की। तो मेंबर में क्या क्या है आपका? ये मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी और एज चेयरमैन ऑफ दैट और एनी। देखिए ये क्या है, जो मेंबर है ये जा सकता है आपका यूपीएससी में जा सकता है एज ए चेयरपर्सन, एज ए मेंबर, ये जा सकता है। ठीक है ना? या फिर ये किसी आपका खुद का, जैसे अभी मेंबर है तो एचपीएससी का चेयरपर्सन बन सकता है, इसका भी बन सकता है, क्योंकि अभी तो एक स्टेप ऊपर जा सकता है ये चेयरपर्सन ऑफ दैट और एनी अदर, और दूसरे किसी मेंबर का ये पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन भी जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे हायर स्टेप पे तो जा सकता है, लोअर स्टेप पे नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये आपका जो मैंने बताया है आपका, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक बार खुद भी आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये कैसे कैसे क्या है, क्योंकि ये बड़े फैक्चुअल सी चीजें हैं, तो आपको लोगों को ये याद तो रखना ही पड़ेगा इसका। अब ट्रिक यही है कि छोटे लेवल पे नहीं जा सकता, राइट। अब आ जाइए जो फंक्शंस हैं, आर्टिकल 320, जो फंक्शंस क्या क्या हैं आपके कमीशंस के। फंक्शंस क्या क्या हैं देखिए, ये आपकी
एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। आपको पता है कि यूपीएससी अपना पूरा शेड्यूल निकालता है कि इस साल हम कौन कौन से एग्जाम लेंगे क्लास ए सर्विसेज के, तो उनका शेड्यूल आता है, नोटिफिकेशन आता है कब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और ये अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं। इसी तरीके से एचपीएससी जो स्टेट के कमीशन है वो भी यही काम करते हैं, और इनका यही है कि वो आपकी एक कंसल्टेशन का बड़ा इनका अहम रोल होता है। कंसल्ट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे कंसल्ट करती है, रिस्पेक्टिव स्टेट अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से और यूनियन अपनी यूपीएससी से, कि क्या तो मेथड होंगे अपॉइंटमेंट के, क्या क्या मेथड होंगे अपॉइंटमेंट के, किसी भी पोस्ट अगर कोई कैडर क्रिएट करना है, और कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे प्रमोशंस के मैटर में। प्रमोशंस के मैटर में भी इनका अहम रोल होता है। आपका स्टेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को डिसाइड कैसे किया जाएगा, इनका डिसिप्लिनरी मैटर में भी काफी अहम रोल होता है, क्योंकि देखिए ये कॉम्पिटेंट एक एक्सपर्ट बॉडी है, तो ये डिसिप्लिनरी मैटर में भी गाइड करती हैं रिस्पेक्टिव आपके स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें। फिर आपका अगर किसी पर्सन को अगर कोई क्लेम हुआ है उसको अवार्ड देना है तो उस मैटर पे भी ये कमीशन से इनसे लिया जा सकता है। और इनके अलावा जो आर्टिकल 320 में जो इन्यूमरेटेड है आपका ए टू आपका जो ए टू ई जो बताए हैं 5, इनके अलावा भी एनी अदर मैटर, यानी एनी अदर मैटर अगर इनके अलावा भी, जैसे जो आपकी जॉब है, अभी जैसे मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गया, आपका ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया एक कैडर से दूसरे कैडर में, प्रमोशन से रिलेटेड हो गया, आपका डिसिप्लिनरी ऐसे मैटर हो गया। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे ये जेएंडके का अभी क्या हुआ कि जेएंडके को यूटी बना दिया, तो उनके जो स्टेट कैडर के और जो उनके आईएएस आईपीएस हैं जेएंडके का अभी यूटी बनने के बाद कैसे उनका जो वहां के आईएएस और आईपीएस हैं उनको कैसे अब्जॉर्ब किया कैडर में, तो ये भी यूपीएससी से कंसल्ट किया गया, राइट। तो इस तरीके से ये आपके बहुत सारे मैटर है। और इनके अलावा भी अगर प्रेसिडेंट को जो लगता है कि किसी और मैटर पे भी एडवाइस ली जा सकती है, ऐसे ही गवर्नर स्टेट के मैटर पे अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से ले सकता है कंसल्टेशन। हाँ, जो आपको याद रखने वाली बातें हैं इसमें कि ये भी आ सकता है कई बार, ये सारा सारा का सारा ये फैक्चुअल है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये आपको पता है कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की बात करता है, दो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो उस केस में ये बाइंडिंग नहीं है ये जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन है। सेम वे आपका आर्टिकल 335 ये है आपका एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन कि एससी एसटी के लिए आपका कितना क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर डाउन करना है प्रमोशन के मैटर्स पे, तो ये स्टेट ने इनके प्रव्यू से बाहर रखा है, ठीक है। तो इस पे इनकी कोई जुडिक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी मैंने बताया आप लोगों को। ये आपका अभी हम बात करते हैं पावर टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 321 की, अब यहां पर क्या है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है कि एडिशनल फंक्शन जो कुछ आपके अभी हम कर रहे हैं एडिशनल फंक्शंस भी दिए जा सकते हैं लॉ बनाकर। जैसे अपार्ट फ्रॉम जो आपका आर्टिकल 320 में फंक्शंस है तो उससे प्लस यानी एडिशनल फंक्शन भी दिए जा सकते हैं आर्टिकल 321 में। जैसे मैं बात करूं आपकी कॉरपोरेशंस के लिए, आपका कॉरपोरेशंस के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए, तो ऐसे बहुत सारी लोकल अथॉरिटीज के लिए, तो इनके लिए भी वो लॉ बनाया जा सकता है और इसमें कमीशंस को एडिशनल फंक्शंस दिए जा सकते हैं। अभी आपका ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इतने ये कोई बहुत टेक्निकल तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा। एक आर्टिकल आपका 322 जो आपके यूपीएससी में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके आपके चेयरमैन हैं, आपके मेंबर्स हैं और दूसरे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, उनका खर्चा एक्सपेंसेस
ये कहां से आएगा भैया? जो इसका आएगा वो आएगा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। और जो आपका जैसे एचपीएससी है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, तो ये जैसे हरियाणा से आएगा। आरपीएससी है तो आपका राजस्थान से आएगा। तो जिस भी स्टेट का है तो वो वहां से आएगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से आएगा। कंसोलिडेट फंड स्टेट ऑफ हरियाणा, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, तो रिस्पेक्टिवली वहां से आएगा। अब इसके बाद जो इनका एक लास्ट जो आर्टिकल रहता है इसमें, वो आपका रहेगा कि आर्टिकल 323, ये इसमें रिपोर्ट सबमिट करता है। आपका यूपीएससी जो है ये तो करेगा प्रेसिडेंट को, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे सारे वो करेंगे गवर्नर को। और इनफैक्ट जो आपका ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा, वो जो 2 स्टेट्स होंगे या 2 या से ज्यादा स्टेट्स होंगे उनको गवर्नर को देगा, उनके गवर्नर्स को देगा। तो अब जैसे मान लिया ये सारे के सारा काम है कि उन्होंने पूरा काम क्या किया, तो इसको बोलते हैं हम एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट, तो ये एनुअल रिपोर्ट क्या है कि जो यूपीएससी ने पिछले 1 साल में काम किया है तो वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाएगी। फिर प्रेसिडेंट क्या है कि आगे पार्लियामेंट को ये पेश रखेंगे, लेट डाउन करेंगे, और उसमें बताया जाएगा कि भैया हमने इनकी इतनी रिकमेंडेशन आई, ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की और ये रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट नहीं की। तो क्यों नहीं की उसके भी रीजंस लिखे होंगे, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया। तो ऐसे ही होगा आपका स्टेट्स के अंदर। तो ये आपका इस तरीके से ये आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो कमीशन से रिलेटेड है। और अब हम कुछ इसमें फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपके इसमें देखिए। अब मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग भी बात बताना चाहूंगा कि जैसे आज के दिन जो आपका एचपीएससी है, आज के दिन जो हरियाणा, जैसे मैं अगर उसकी बात करूं एचपीएससी की, इसके जो अभी चेयरपर्सन बनाए गए हैं वो मिस्टर आलोक वर्मा, आलोक वर्मा बनाए गए हैं। ये आईएफएस हैं, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, ये 1989 बैच के ऑफिसर हैं। ये बिहार के हैं वैसे। और अपोजिशन ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था कि आपको हरियाणा से कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिला कि जो आपने इंपोर्टेड कैंडिडेट लिया यहाँ पर। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है कि ज्यादातर जो कमीशंस, देखिए यूपीएससी काफी फेयर और न्यूट्रल एजेंसी है। यूपीएससी जो है आपका वो काफी टाइम टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस पे सबका, मजदूर का बेटे का भी सिलेक्शन हो जाता है। और तो काफी टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो आपके ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, इन पे हमेशा उंगलियां उठती रहती हैं, मोर और लेस। कभी कभार ये फेयर भी सिलेक्शन कर देते हैं, कभी कभार पार्शियल फेयर और अनफेयर दोनों का मिक्स होता है इनकी सिलेक्शन में, ऐसा एलिगेशन लगता रहता है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को 2004 का किस्सा बताया ही था। तो अब इसमें आपके एक्चुअली ये मिस्टर आलोक वर्मा थे, ये जब बीजेपी गवर्नमेंट की जो पहली टर्म थी श्री मनोहर लाल खट्टर जी की, सीएम साहब की हमारे, तो उस समय ये उनके एडीसी थे, एड टू कैंप एडीसी थे ये टू द चीफ मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली जब आप चीफ मिनिस्टर के साथ काम करते हो तो आप कांटेक्ट में आ जाते हो, और अल्टीमेटली तो देखिए पावर तो एग्जीक्यूटिव के पास है अपॉइंटमेंट की। गवर्नर अपॉइंट कर, आपका गवर्नर अपॉइंट करता है इनको। देखिए एक इनको खास याद रखना आपको, जो स्टेट के जो मेंबर या चेयरपर्सन होते हैं उनको लगाता तो गवर्नर है, हटाता प्रेसिडेंट है। ये खास बात है इसमें। सस्पेंड तो गवर्नर कर सकता है, लेकिन हटाना, रिमूवल क्या है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो इनको देखिए कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी गई है यहाँ पर। तो ये इनको ये इन्होंने क्या किया कि अपने टर्म से पहले, आई थिंक ये 55 या 56 के हुए थे, इन्होंने अपना रिजाइन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके और एचपीएससी के एज ए चेयरपर्सन इन्होंने ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे ही आपके सभी स्टेट्स की कहानी है। अभी मैं कुछ आपके केसेस की भी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपका ये, जैसे एक एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक स्टेट ऑफ मैसूर, स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस आरवी बिडेप, ये एआईआर 1973 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें क्या था कि एक मेंबर थे,
उन्होंने क्या हुआ कि मेंबर थे और बाद में कुछ टाइम मेंबर है, फिर उसके बाद चेयरपर्सन लगा दिया। अब चेयरपर्सन लगा दिया तो अब ये बताओ कि मेंबर की भी 6 टर्म्स ईयर है और इनकी भी 6 ईयर टर्म्स है। तो ये कंफ्यूजन था कि चेयरपर्सन का टाइम क्या ये एज ए मेंबर है उसी कमीशन में तो काउंट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, दोनों की अपॉइंटमेंट अलग अलग है। ये मान लिया इन्होंने जितना टाइम किया वो लैप्स हो गया, चेयरपर्सन की जो टेन्योर शुरू होगा वो जिस दिन से चेयरपर्सन लगे वहां से 6 ईयर वो काउंट होंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन निकाली, तो ये जस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह। दूसरा अभी हम बात करते हैं कि जो आपका फंक्शंस ऑफ द कमीशन, जो आपका आर्टिकल 320 में हमने फंक्शंस करवाए थे, फंक्शंस ऑफ द कमीशन, इसमें एक एचएस बेदी का केस था वर्सेस पटियाला, ये 1953 का केस था। एक दूसरा आया आपका केसवा, ये केस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी समझ के लिए है। ये दोबारा से फिर एक मैसूर का केस आ गया 1956 का। तो कमीशन को बताया गया कि कमीशन जो है, कमीशन का जो रोल है सिर्फ एडवाइजरी है। कमीशन का जो रोल है एडवाइजरी है, कंसल्टेटिव है, और इससे ज्यादा इसका कमीशन का रोल नहीं है। गवर्नमेंट को कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। देखिए, अब आपका आर्टिकल जो 323 अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें बताते हैं कि हमने ये सजेशन जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किए हैं। तो ये श्योर करता है कि अगर हम इसको 323 को देखें तो ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो कमीशन है। ठीक है जी। तो अभी हम बात करते हैं, एक ये बड़ा इश्यू रहता है कि आपका री एम्प्लॉयमेंट का। तो री एम्प्लॉयमेंट का बड़ा इश्यू रहता है कि देखिए ये जजेस के ऊपर भी रहता है और गवर्नमेंट इसका काफी भरपूर यूज करती है। जैसे सीजीआई अपने गांगुली साहब राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। पहले एक सीजीआई थे अपने वो आपके सदाशिवम, आई थिंक वो आपके गवर्नर बना दिए। तो जब भी इस तरह के हाई नोच पोस्ट वाले लोग आपके जब दूसरी कोई पोस्ट लेते हैं तो उससे डाउट रहता है कि उन्होंने कमिटेड रहे हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे, और इन लिeu ऑफ दोज फेवर उनको ये फिर गिफ्ट दिया जाता है री एम्प्लॉयमेंट का। तो यहां पर एक ये केस है आपका हरगोविंद हरगोविंद पंत हरगोविंद पंत वर्सेस ये आपका रघुकुल तिलक। तो यहां पर एक ये केस है, इसमें जो थे आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर थे, यानी एक मेंबर को गवर्नर लगा दिया। तो अब ये बात उठती है कि भैया आपकी रीएम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकती है। जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी रीएम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकती है। आर्टिकल 319 ये कहता है ना कि हाँ, अगर कोई मेंबर है तो चेयरपर्सन बन जाएगा, और चेयरपर्सन है तो कहाँ क्या चेयरपर्सन तो यूपीएससी कहीं जा नहीं सकता, हाँ स्टेट वाला जा सकता है आगे। तो यानी उसी हायरकी में जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है बस उसी में, उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे गवर्नर इनको बना दिया। तो जब कोर्ट में चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और ये स्टेट के अंडर नहीं काउंट किया जा सकता। इट कैन नॉट बी रीड एज ए गवर्नर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो फाइनल है, रिस्पेक्टेबल है, बट इसमें मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जनरली इनका एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक हम ये इनको कूलिंग पीरियड नहीं देंगे तो ये ऐसे के ऐसे एलिगेशन लगते रहेंगे इनके ऊपर कि, और एक ये देखिए जो फेयरनेस है इट शुड नॉट बी डन, इट शुड बी सीन आल्सो। वही जो जस्टिस कहते हैं ना, जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन, एक परसेप्शन। तो देखिए एक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों का विश्वास।